हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अर्जुन है और आज मैंने आपके लिए क्लासिक टेक का एपिसोड 2 बनाया है। इन क्लासिक टेक की सीरीज़ में मैं पहले की कुछ क्लासिक टेक्नोलॉजीज़ की बात करता हूं। फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको नोकिया का 5233 फ़ोन दिखाया था। आज सेकंड एपिसोड में हम आईफोन 4S के बारे में बात करेंगे जो अक्टूबर 2011 में रिलीज़ हुआ था और इसे लगभग 10 साल हो चुके हैं। फ़ोन का बॉक्स वाइट कलर में आता था और कुछ इस तरह का दिखता था। काफ़ी छोटा बॉक्स है जिसके फ्रंट साइड में ऊपर फ़ोन की फ़ोटो है और साइड्स में आईफोन 4S और एप्पल का लोगो है। ये आईफोन 4S 8GB स्टोरेज वाला मॉडल है और इसे मैंने 2014 में परचेज किया था। उस टाइम इसकी MRP 31,500 थी पर मुझे ये 28,000 का पड़ा था। बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले हमें फ़ोन रखा हुआ मिलता था। फ़ोन आज भी हाथ में लेके मुझे काफ़ी प्रीमियम और सॉलिड लगता है और ये स्टीव जॉब्स के सुपरविजन में बना लास्ट फ़ोन है, तो इस डिज़ाइन से मेरी काफ़ी अटैचमेंट भी है और ये डिज़ाइन मुझे अभी भी बहुत प्यारा लगता है। बिल्कुल कॉम्पैक्ट फ़ोन है जिसको सिंगल हैंडेड इजीली यूज़ किया जा सकता है। ये मेरा दूसरा आईफोन था जिसे मैंने आईफोन 2G के बाद यूज़ किया था। इस फ़ोन को मैंने लगभग 3 साल यूज़ किया था और फ़ोन्स में काफ़ी अच्छी तरीके से रखता हूँ। आप आज भी देख सकते हैं फ़ोन पर कोई भी स्क्रैच नहीं है और बिल्कुल न्यू लग रहा है। फ़ोन के बाद बॉक्स में सिम इजेक्टर टूल और यूज़र गाइड मिलती थी। अब एप्पल अपने आईफोन को चार्ज करने के लिए लाइटनिंग कनेक्टर यूज़ करता है और शायद फ्यूचर में लाइटनिंग पोर्ट भी हटा दे, पर उस टाइम फ़ोन में 30 पिन का पोर्ट होता था और उसको चार्ज करने के लिए बॉक्स में वाइट कलर की 30 पिन कनेक्टर टू USB-A केबल आती थी और एक वाइट कलर का स्टैंडर्ड 5 वोल्ट का अडेप्टर आता था। बॉक्स में कुछ इस तरह के ईयरफोन्स भी आते थे जो मेरे पास अब है नहीं क्योंकि इनकी इतनी लाइफ नहीं होती। तो दोस्तों, बॉक्स में ये सब आता था। अब आगे वीडियो में हम इस फ़ोन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे फ्यूचर में मैं जब भी कोई वीडियो लगाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। फ़ोन के बैक साइड में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का यूज़ किया गया था और आज के आईफोन 12 के जैसे इसकी बॉक्सी साइड्स थी फ्लैट डिस्प्ले के साथ। फ़ोन की फ्रेम स्टेनलेस स्टील से बनी थी और फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी में बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया था। जब मैं इस फ़ोन को लेके आया था तो आप मान भी नहीं सकते, मुझे इसकी डिज़ाइन इतनी अच्छी लगी थी कि मैं इसको रखने के बाद भी देखा करता था। फ़ोन के बैक साइड में ऊपर एक कैमरा और फ्लैश था और नीचे की तरफ आईफोन और डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया और कुछ रेगुलेटरी इन्फो लिखी हुई मिलती थी। फ़ोन के फ्रंट साइड में ऊपर एक फेस टाइम कैमरा और ईयर पीस मिलता था और नीचे की तरफ एक होम बटन था जो फ़ोन की यूज़र इंटरफेस में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता था। इस होम बटन को आईफोन की सीरीज़ आईफोन 10 आने के बाद हटा दिया गया। फ़ोन साइड से 9.3 mm थिक था और इसके लेफ्ट साइड में ऊपर साइलेंट स्विच और वॉल्यूम अप डाउन बटन्स मिलते थे जिनको एप्पल अभी तक आईफोन में इसी जगह यूज़ कर रहा है। इस फ़ोन में वॉल्यूम अप डाउन बटन्स राउंड डिज़ाइन में आते थे जो इसकी डिज़ाइन को बाकी फ़ोन्स की डिज़ाइन से अलग करती थी। फ़ोन की फ्रेम पर चारों तरफ ब्लैक कलर की एंटीना बैंड्स थी जो वाईफाई और सेलुलर सिग्नल्स को मेटल में से पास होने में हेल्प करती थी। फ़ोन के नीचे की तरफ एक माइक 30 पिन पोर्ट और एक स्पीकर मिलता था। फ़ोन के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको सिम स्लॉट मिलेगा जिसमें माइक्रो सिम डलती थी और यही टाइम था जब पहली बार मैंने अपनी सिम को पंच करवा कर माइक्रो सिम बनवाई थी। फ़ोन के ऊपर की तरफ पावर बटन मिलता था जो आजकल आईफोन्स में राइट साइड में आता है और पावर बटन के लेफ्ट साइड में एक नॉइस कैंसिलेशन माइक और एक, जिसका कोई नाम नहीं लेता आजकल, हेडफोन जैक मिलता था। फ़ोन में 3.5 इंच की LCD रेटिना डिस्प्ले थी और उस टाइम की ये बहुत बढ़िया LCD डिस्प्ले हुआ करती थी जिसका 640 बाय 960 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन था 330 पिक्सल्स पर इंच डेंसिटी के साथ। ये डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स और कलर्स बहुत शार्प और एक्यूरेट शो करती थी। 2011 में स्मार्टफोन्स में इस तरह की हाई क्वालिटी LCD डिस्प्ले बहुत कम फ़ोन्स में देखने को मिलती थी। फ़ोन में आज की तरह स्टीरियो स्पीकर्स तो नहीं थे पर इसके सिंगल स्पीकर का साउंड भी काफ़ी अच्छा था। इस फ़ोन में लास्ट अपडेट iOS 9.3.6 आया था और उसके बाद ये फ़ोन काफ़ी स्लो हो चुका था, इतना स्लो कि आप फ़ोन को ज़्यादा देर चलाकर इरिटेट हो सकते थे। फ़ोन जब 2011 में बना था तो ये 32 बिट आर्किटेक्चर पर बना था और iOS 6 तक फ़ोन बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ चलता था, पर iOS 6 के बाद एप्पल ने iOS 7 रिलीज़ किया जिसका मेन फोकस 64 बिट वाले आईफोन्स थे और उस वर्जन में एप्पल ने अपने पूरे iOS की डिज़ाइन और आर्किटेक्चर को स्क्रैच से बनाया था जिसके कारण ये फ़ोन काफ़ी स्लो हो गया था। और जब एप्पल ने iOS 7 में अपने सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन चेंज की थी तो किसी को वो पिछले iOS 6 की डिज़ाइन से अच्छी नहीं लगी थी, पर एप्पल ने धीरे धीरे नए अपडेट्स निकाले और डिज़ाइन और यूज़र इंटरफेस और फीचर चेंज करता गया और आज iOS 14 तक अपडेट आ चुके हैं। अब इतने चेंजेस और अपडेट के बाद न्यू वर्जन बहुत अच्छा हो चुका है। स्टार्टिंग में चेंजेस हमें पसंद नहीं आते पर लॉन्ग टर्म में टिकने के लिए चेंजेस बहुत ज़रूरी होते हैं। जिन कंपनियों ने चेंजेस नहीं किए हैं उन कंपनियों के बारे में आज आप सुनते भी नहीं होंगे।
पर क्योंकि आईफोन 4S क्लासिक iOS की डिज़ाइन और आर्किटेक्चर को देखकर बनाया गया था, तो इस वीडियो में मैंने इस फ़ोन को iOS 9 से iOS 6 में डाउनग्रेड किया है, जिससे मैं आपको इस फ़ोन का असली यूज़र इंटरफेस और फीचर्स इस वीडियो में दिखा सकूं कि उस टाइम एप्पल का iOS कैसा दिखता था और क्या क्या फीचर्स उसमें थे। जब फ़ोन रिलीज़ हुआ था तो इसमें पुराना क्लासिक iOS था, जिसके स्टार्टिंग में कुछ इस तरह का 3D टाइप एप्पल लोगो आता था। आज के iOS में ग्राफिक्स और आइकन्स फ्लैट कर दिए गए हैं, पर उस टाइम पूरे iOS में यूज़र इंटरफेस इस तरीके से शेडो और डेप्थ का यूज़ करके बनाया गया था जो एक 3D फील देता था। फ़ोन में पहले लॉक स्क्रीन कुछ इस तरह की दिखती थी, जिसमें नीचे स्लाइड टू अनलॉक का स्लाइडर आता था। ये लॉक स्क्रीन मेरी बहुत फेवरेट थी और जब iOS 7 में इस लॉक स्क्रीन को हटाया था तो मुझे बहुत अजीब लगा था। पहले फ़ोन को लॉक अनलॉक करते वक्त दोनों टाइम साउंड आता था, पर आजकल सिर्फ लॉक करने पर आता है। इस स्लाइडर के राइट साइड में एक कैमरा शॉर्टकट बटन था, जिसको स्वाइप अप करके आप कैमरा को डायरेक्ट ओपन कर सकते थे और बिना फ़ोन को अनलॉक किए जल्दी से फ़ोटो ले सकते थे। फ़ोन को अनलॉक करते ही आपको कुछ इस तरह की होम स्क्रीन मिलती थी, जो आज भी देखने में बहुत अच्छी लगती है। सभी आइकन्स आप देख सकते हैं कितने बढ़िया डिज़ाइन किए गए हैं। फ़ोन की होम स्क्रीन पर आइकन्स की 4x5 की ग्रिड आती थी, जिसमें एक साथ आप टोटल 20 ऐप्स एक पेज पर सेट कर सकते थे, डॉक आइकन्स को इंक्लूड करके। होम स्क्रीन में लेफ्ट साइड स्वाइप करके आपको फ़ोन में सर्च करने का ऑप्शन मिलता था। होम बटन को कुछ सेकंड्स तक होल्ड करके आप सीरी एक्टिवेट कर सकते थे। पहले सीरी का यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरीके का था कि जब आप सीरी एक्टिवेट करते थे तो ये होम स्क्रीन को ऊपर की तरफ पुश कर देता था, जो मुझे बहुत पसंद था। होम बटन को 2 बार दबाकर आप रिसेंटली ओपन ऐप्स देख सकते थे और लेफ्ट स्वाइप करके आपको म्यूजिक कंट्रोल्स मिलते थे, जिसमें आपकी म्यूजिक फॉरवर्ड, बैकवर्ड और पॉज करने के कंट्रोल्स मिलते थे और इनके लेफ्ट साइड में ओरिएंटेशन लॉक का ऑप्शन मिलता था। इसके बाद स्वाइप लेफ्ट करके लास्ट में आपको वॉल्यूम कंट्रोल मिलता था, जहां से आप वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते थे। रिसेंटली ओपन ऐप्स को क्लोज करने के लिए आपको किसी भी ऐप पर कुछ सेकंड्स तक होल्ड करके रखना पड़ता था और फिर आपको ऐप के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ऐप को क्लोज करने का बटन मिल जाता था, जिसको प्रेस करके आप ऐप्स को बारी बारी क्लोज कर सकते थे। फ़ोन की टॉप से स्वाइप डाउन करके आप नोटिफिकेशन सेंटर एक्सेस कर सकते थे और इस नोटिफिकेशन सेंटर में नोटिफिकेशंस के साथ साथ आपको वेदर और स्टॉक्स भी देखने को मिलते थे। फ़ोन में म्यूज़िक ऐप का यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरीके का था, जिसमें एल्बम आर्टवर्क फुल स्क्रीन पर आता था और आर्टवर्क पर एक बार टैप करके आप सॉन्ग के लिरिक्स एक्सेस कर सकते थे और जैसे ही आप म्यूज़िक प्लेयर में फ़ोन को रोटेट करते थे तो आपको सभी एल्बम्स का एक स्लाइडर व्यू मिलता था, जिसमें आप एल्बम्स को स्लाइड करके ढूंढ सकते थे। ये एल्बम का यूज़र इंटरफेस उस टाइम हर किसी का फेवरेट हुआ करता था और आज भी मैं जब इसे यूज़ करता हूँ तो मुझे उतना ही बढ़िया लगता है। एप्पल को इस यूज़र इंटरफेस को आज के म्यूज़िक प्लेयर में भी फिर से लेके आना चाहिए। मुझे लगता है कि यूज़र्स को काफ़ी अच्छा लगेगा। फ़ोन की सेटिंग्स दिखने में काफ़ी सिंपल थी। पहले सेटिंग्स में बाहर काफ़ी कम आइटम हुआ करते थे, जैसे सीरी सेटिंग्स भी जनरल के अंदर मिलती थी और बैटरी परसेंटेज को ऑन करने के लिए आपको यूजर्स के अंदर जाकर ऑन करना पड़ता था। पर आजकल सेटिंग्स ऐप को काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड कर दिया गया है और ज़्यादातर सेटिंग्स आप सेटिंग्स के मेन पेज पर ही देख सकते हैं। पहले जब आप होम स्क्रीन पर ऐप फोल्डर्स ओपन करते थे तो वो आपको कुछ इस तरह के क्लीन व्यू में दिखते थे। फ़ोन का डायलर भी काफ़ी क्लीन था और रेक्टेंगुलर बटन्स आपको इसमें देखने को मिलते थे। फ़ोन के कीबोर्ड का क्लिक साउंड पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, आजकल ये थोड़ा सा म्यूटेड कर दिया गया है। 10 साल में इंटरनेट टेक्नोलॉजी भी काफ़ी चेंज हो चुकी है और अब इस फ़ोन में आप आजकल की लेटेस्ट वेबसाइट्स ढंग से ओपन नहीं कर सकते। वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस आपको ख़राब सा दिखेगा। फ़ोन के बैक साइड में एक 8 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर का 35 mm का स्टैंडर्ड कैमरा था और फ्रंट साइड में वीडियो कॉलिंग के लिए आपको 0.3 मेगापिक्सल का VGA कैमरा मिलता था। फ़ोन की कैमरा ऐप भी काफ़ी सिंपल थी और कुछ इस तरह की दिखती थी, जिसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर में फ्लैश ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता था। उसके राइट साइड में आपको ऑप्शन का बटन मिलता था, जिसमें आप कैमरा में ग्रिड और HDR ऑन ऑफ कर सकते थे और सबसे नीचे आपको पैनोरामा मोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता था। ऑप्शन बटन के राइट साइड में आपको फ्रंट और बैक कैमरा में स्विच करने का बटन मिलता था। कैमरा ऐप के नीचे बॉटम राइट कॉर्नर में आपको फोटो वीडियो टॉगल मिलता था, जिसको स्विच करके आप कैमरा और वीडियो मोड सेलेक्ट कर सकते थे। इस फोन से आप 1080p फुल HD वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते थे। ये इस फोन के कुछ बैक कैमरा की फोटो सैंपल्स है जो मैंने इसी फोन से लिए हैं। आप इन फोटोज को देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि आईफोन का कैमरा 10 साल पहले भी कितना अच्छा था। आज भी इस फोन की फोटोज काफी हाई क्वालिटी की लगती है। ये इस फोन से रिकॉर्ड की गई 1080p फुल HD वीडियो है।
आईफोन 4S में एप्पल की A5 चिप आती थी जो एक 45 नैनोमीटर की चिप थी। इस चिप में 1.0 गीगाहर्ट्ज का ड्यूल कोर प्रोसेसर और पावर VR का GPU था। फोन में 512 MB की रैम मिलती थी। एप्पल की A5 चिप 3G तक सपोर्ट करती थी, तो आप इस फोन में 4G यूज नहीं कर सकते। और जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये फोन पुराने सॉफ्टवेयर को देखकर बनाया गया था, तो ये फोन iOS 6 में आज भी बिल्कुल स्मूथ चलता है बिना लैग के। पर ये फोन अपना लास्ट वर्जन iOS 9.3.6 ढंग से हैंडल नहीं कर पाता और बहुत स्लो हो जाता है। इस फोन में 1432 mAh की बैटरी मिलती थी, जिससे नए फोन में आपको नॉर्मल यूजेस में एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता था। लेफ्ट साइड में मेरे पास iPhone SE 2 है और राइट साइड में मेरे पास iPhone 4S है। iPhone SE 2 में अभी का लेटेस्ट iOS 14 इंस्टॉल्ड है और iPhone 4S में iOS 6 इंस्टॉल्ड है। iPhone 4S iOS 6 में भले ही बहुत स्मूथ चलता हो, पर इस फ़ोन में आजकल के बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप मिस करेंगे। दूसरी तरफ आज के टाइम में एप्पल की चिप्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, जो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में हैंडल कर सकती है और फ़ोन में आपको ऑन डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग मिल जाती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पहले के और आज के iOS के यूज़र इंटरफेस में कितना चेंज आया है। आजकल का यूज़र इंटरफेस काफ़ी फास्ट है और कई तरह के नए फीचर्स के साथ आता है। नए iOS में नीचे स्वाइप अप करके आपको कंट्रोल सेंटर मिलता है, पर पहले iOS में कंट्रोल सेंटर नहीं था और आपको कोई भी कंट्रोल यूज़ करने के लिए सेटिंग्स में जाना पड़ता था। अगर आपको ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है या फिर वाईफाई ऑन करना है तो वो आप सेटिंग्स में ही जाके कर पाते थे। आज के टाइम में आप iPhone 4S में सिर्फ एप्पल की इनबिल्ट ऐप्स ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेल, म्यूज़िक, फ़ोन, कैलेंडर, कैमरा वगैरह। पर अगर आप ऐप स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करना चाहें तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आज के टाइम में सभी ऐप्स अपडेट हो चुकी है और iOS 6 में ना के बराबर ऐप्स चलती है। YouTube ऐप डाउनलोड करने के लिए भी आपके फ़ोन में कम से कम iOS 10 होना चाहिए। बाकी आप इस फ़ोन को यूज़ करना चाहते हैं तो iOS 6 इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं और बेसिक फ़ोन की फंक्शनलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप कॉल पर बात कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं या 8 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। आपने देखा इस वीडियो में कि 10 साल में टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो चुकी है और आने वाले 10 साल में आप इससे ज़्यादा चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस तरह की और वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।